आज हम पार्ट 2 में जो भी बच्चे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में उन लोगों का चैप्टर 2 लेके आया है। तो चलिए चैप्टर 2 देखते हैं आप लोगों का क्या है। बीए पार्ट 2 का ऑनर्स का हिस्ट्री ऑनर्स। तो आप लोगों का जो है पेपर थर्ड का जो है भारत का इतिहास से 650 से 1250 ईस्वी के बीच का चैप्टर 2 को लेकर आए हैं भारत का इतिहास से। तो चैप्टर 2 का नाम है आप लोगों का भारत का वैदेशिक आक्रमण, अरब अभियान, गजनवी एवं गौरी के आक्रमण। इससे आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलेंगे वो बताए जाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है 711 से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 से 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध। देखिए इसको आपको को शॉर्ट में समझाते हैं। सिंध और पंजाब पर महमूद गजनवी ने अपना अधिकार स्थापित किया था। सिंध और पंजाब पर वह 1186 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने इस पर अपना अभिन्न अंग बनाए रखा था। पंजाब पर सिंध और पंजाब पर आक्रमण तो किया था, उस पर अधिकार भी स्थापित कर लिया था, लेकिन पंजाब पर 1186 ईस्वी में वो अभिन्न अंग इसका बना रहा है। फिर 1186 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी आए थे, देखिए आगे आपको कहानी बताते हैं। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आने के बाद पंजाब की राजधानी लाहौर पर उसने अधिकार कर लिया और उस समय तत्कालीन शासक था मलिक खुसरव। उसको मृत्यु के समय तक उसने कैद करके रखा 1192 ईस्वी तक। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी मलिक खुसरव की। उस समय तक इसे कैद करके रखा था। अब कश्मीर के इतिहास के बारे में आते हैं। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी आप लोगों को राष्ट्ररंगिनी नामक पुस्तक से मिलती है। और 1003 ईस्वी में रानी दिद्दा की मृत्यु के बाद, यानी कि कश्मीर का शासन के समय, उस समय 1003 ईस्वी में रानी दिद्दा शासन थी और उसकी मृत्यु के बाद लोहार वंश ने कश्मीर के पर नींव अपनी रखी। और लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। कौन था लोहार वंश का संस्थापक? संग्राम राज। और संग्राम राज के बाद जो है गद्दी पर और भी शासक बने। एक हर्ष नाम का राजा था, वो जो है विलासिता जीवन व्यतीत करता था, मतलब ये उतना खास किस्म का व्यक्ति नहीं था। उसके बाद और भी शासक आए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। फिर आए जय सिंह 27 वर्ष तक शासन किया और ये लोहार वंश का था। इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था वंती देव लोहार वंश का अंतिम शासक था। आप लोगों को पहला शासक का नाम याद रखना है लोहार वंश का, जो कि संग्राम राज थे, और अंतिम शासक वंती देव, यह शासन किया। और फिर एक कश्मीर के इतिहास के बारे में है कि 1339 ईस्वी में अंतिम हिंदू शासिका रानी कोटा को हटाकर कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। किसने? शमसुद्दीन नामक एक राजा ने इस पर अधिकार कर लिया था। ये हुआ गया कश्मीर के इतिहास के बारे में। अब कामरूप के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सब आप लोगों के लिए जो भी बताया मैंने कि इसके में कश्मीर का सबसे पहले लोहार वंश की नींव रखी थी संग्राम राज ने, अंतिम शासक इसका वंती देव, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कामरूप आप असम के बारे में पढ़ते हैं। कामरूप 1000 ईस्वी में कामरूप अर्थात असम में प्रालंब वंश का शासन था। किसका वंश था? प्रालंब वंश का शासन था। और कामरूप का राजधानी क्या थी? तो हारूपेश्वर नामक नगर था उसकी राजधानी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर था। और प्रालंब वंश का अंतिम शासक त्याग सिंह था। कौन था? त्याग सिंह। ये भी उतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये त्याग सिंह। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बंगाल का पाल वंश का शासक एक रामपाल था जिसने ब्रह्मपाल वंश का अंत ही कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ब्रह्मपाल वंश के अंत ही कर दिया। और उसने त्यंग देव को अपने अधीन कामरूप का शासक बनाया। कामरूप अर्थात असम का शासक किसे बनाया गया? त्यंग देव को बनाया। किसने बनाया? रामपाल ने बनाया। और एक है कुमारपाल का मंत्री का नाम वैद्य देव है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ सकता है कि कुमारपाल के मंत्री का नाम क्या है? तो वैद्य देव। अब नेक्स्ट चलते हैं नेपाल के इतिहास की ओर। तो नेपाल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी, तिरहुत के शासक नान्यदेव ने संपूर्ण नेपाल पर अधिकार कर लिया था। ये नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण है। 11वीं शताब्दी के अंत में तिरहुत का शासक था एक नान्यदेव, जो कि संपूर्ण नेपाल पर अधिकार कर लिया था। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और एक ऑब्जेक्टिव निकलता है मल्ल वंश का संस्थापक अमीर अरिमल्ल देव था। कौन था? अरिमल्ल देव, मल्ल वंश का यह संस्थापक था। अब कन्नौज के इतिहास के बारे में चलते हैं। कन्नौज पर जो है ना अधिकार था गढ़वाल वंश का शासक का, जो कि राजपूत की शाखा से संबंधित था। और गढ़वाल वंश का प्रतापी शासक था गोविंद चंद्र। और गोविंद चंद्र ने जो है वो
परास्त किया था तुर्कों को। किसको परास्त किया था? तुर्कों को परास्त किया था। और गोविंद चंद्र का ही पुत्र था जयचंद्र। कौन था? जयचंद्र। और जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जयचंद्र ही कन्नौज का शासक था। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो गया कि जयचंद्र ही कन्नौज का शासक था मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट चेदी के आते हैं, चेदी के बारे में देखते हैं। चेदी पर जो है उस समय कलचुरी शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहे थे? कलचुरी। और कलचुरियों की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। कौन क्या थी? त्रिपुरी। और ये जो कलचुरी वंश है, ये कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव था। कौन था? वामराज देव। और इसका एक प्रतापी शासक था गांगदेव एवं लक्ष्मी कर्ण। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। रवां अभिलेख, ये जो है रवां अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये रवां अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कलचुरी वंश से संबंधित है रवां अभिलेख। ये पूछ सकता है आप लोगों के। और नेक्स्ट है 1041 ईस्वी में गंगदेव की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात लक्ष्मीकर्ण शासक बना, जिसने 1072 ईस्वी तक शासन किया। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि 1041 ईस्वी में गंगदेव की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मीकर्ण शासक बना और जिसने 1072 ईस्वी तक शासन किया। और ये चेदी वंश में जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था उस समय कलचुरी वंश का शासक विजय सिंह था। कौन था कलचुरी वंश का शासक? विजय सिंह था। बस इतना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए। कौन था कलचुरी वंश का शासक? विजय सिंह। नेक्स्ट है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति साम्राज्य में चंदेल वंश का शासन कर रहे थे। कौन वंश के शासन कर रहे थे? तो चंदेल वंश के शासन कर रहे थे। और इस वंश के प्रमुख शासकों में यशोवर्मन आते हैं। और ये यशोवर्मन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोग डेट याद रखिएगा। 930 ईस्वी से 950 ईस्वी तक यशोवर्मन ने शासन किया था। और जेजाक भुक्ति का ये चंदेल वंश का ये सब प्रमुख शासक है। और ये सब का ईस्वी के साथ आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि ढंग 950 से 1002 ईस्वी तक शासन किया, विद्याधर 1018 से 1029 तक, और मदन वर्मा 1029 से 1163 ईस्वी तक शासन किया। और ये विद्याधर जो थे ये बहुत महान थे, जिसने पराजित नहीं हुआ था। अब देखते हैं किससे ये पराजित नहीं हुआ था, वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ये देखिए, यशोवर्मन ने कलचुरियों से युद्ध लड़ा तथा कालिंजर उनसे छीन लिया। कलचुरी अभी बताया था मैंने, चेदी से संबंधित था। और कलचुरी का राजधानी त्रिपुरी था। और कलचुरी वंश का संस्थापक जल्दी से आप लोग बताए कौन थे? आप लोगों को अभी जस्ट बताया है, अभी याद करने की कोशिश करें जल्दी से, या फिर वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, पॉज करके याद करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विद्याधर के बारे में मैंने कहा था, विद्याधर के शासनकाल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। और डॉक्टर मजूमदार के अनुसार विद्याधर ही एक बार ऐसा शासक था जिसके विरुद्ध महमूद को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। और ये महमूद गजनवी ने सिंध पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार कर लिया, पंजाब पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह जो है विद्याधर को परास्त नहीं कर पाया। और बाद में इन दोनों के बीच संधि हो गई, दोनों अच्छे मित्र हो गए। और एक ये इंपॉर्टेंट है परिमर्दी देव, इसका शासनकाल सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, 1165 से 1202 ईस्वी तक ये शासन किए थे। परिमर्दी देव के शासनकाल में ही मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर हुआ था। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। वो दो गो अभी आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया, पिछले जस्ट बताया इसी वीडियो में। और परिमर्दी देव के शासनकाल में भी मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। भारत पर सिर्फ एक ही वंश नहीं थे, उस समय बहुत सारे वंश चल रहे थे अलग अलग जगह पर। तो उस समय परिमर्दी देव भी शासन कर रहे थे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय। अब मालवा के बारे में पढ़ते हैं। मालवा पर परमार वंशीय शासक ने अधिकार कर लिया था। किस वंश के शासक ने? परमार वंश के शासक ने अधिकार कर लिया था। और भोज ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। ये भोज का शासनकाल है, मिहिर भोज का, 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं। परमार शासक विंध्यवर्मन ने चालुक नरेश मूलराज द्वितीय को परास्त किया। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि मूलराज द्वितीय को किसने परास्त किया? तो परमार शासक था एक विंध्यवर्मन, जिसने मूलराज को परास्त किया। और विंध्यवर्मन की मृत्यु 1193 ईस्वी को हुई। विंध्यवर्मन की मृत्यु कब हुई? 1193 ईस्वी को हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं 1143, ये अनहिलवाड़ का शासक। अब ये अनहिलवाड़ में देखते हैं, अनहिलवाड़ के बारे में। अनहिलवाड़ में 1143 में कुमारपाल शासक बना। उसने कोकण के राजा मल्लिकार्जुन को परास्त किया। किसे परास्त किया? तो कोकण के राजा मल्लिकार्जुन को परास्त किया। इसके अतिरिक्त उसने अजमेर के शासक अर्णोराज व सौराष्ट्र के शासक पर विजय प्राप्त की। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। इसके अतिरिक्त उसने अजमेर के शासक अर्णोराज और सौराष्ट्र के शासक पर विजय प्राप्त की। किसने? तो कुमारपाल शासक। कुमारपाल ने
अजमेर के शासक अर्णोराज व सौराष्ट्र के शासक पर विजय प्राप्त की। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। और कुमारपाल ने 1172 ईस्वी तक शासन किया। और कुमारपाल का एक मंत्री का नाम मैंने पिछले जस्ट इसी वीडियो में बताया था, वैद्य राज। और चलिए देखते हैं, मूल राज के शासनकाल की प्रमुख घटना है मोहम्मद गौरी का आक्रमण है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मूल राज के शासनकाल में भी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था भारत पर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। और इस युद्ध में मूल राज की सेना ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। तो देख लीजिए, मोहम्मद गौरी को किसने परास्त किया? मूल राज की सेना ने परास्त किया था। और 1178 ईस्वी में मूल राज की मृत्यु के पश्चात भीम द्वितीय शासक बना। मूल राज के बाद कौन बैठा गद्दी पर? तो भीम द्वितीय बना। और भीम ने कुतुबुद्दीन के आक्रमण का वीरता से सामना करके उसे परास्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के बाद गद्दी पर बैठा था, गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के शासक की ओर। बंगाल के शासक में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, गुप्त काल में बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। गुप्त काल के समय की बात कर रहा है। मगध ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। हर्ष का समकालीन बंगाल का शासक शशांक था, और ये इंपॉर्टेंट है। हर्ष के समकालीन बंगाल का शासक शशांक था, और इसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके बाद बंगाल पर शासन किसका हुआ? तो गोपाल नामक एक व्यक्ति को बंगाल का शासक बनाया गया, वो भी जनता के द्वारा बनाया गया था गोपाल को। और इसने जो है पाल वंश की नींव रखी थी गोपाल ने। कब? तो 750 ईस्वी में। ये आप लोगों को कई बार करा दिया गया है। और बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई। बंगाल में किस वंश की स्थापना हुई? पाल वंश की स्थापना की। किसने की? तो गोपाल नामक व्यक्ति ने की। और पाल वंश का प्रमुख शासक है धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। ये पाल वंश के प्रमुख शासक हुए। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आप लोगों का, सेन शासकों ने पाल साम्राज्य का अंत कर दिया। पाल शासक का अंत किसने किया? तो सेन वंश ने कर दिया पाल शासक का अंत। अब देखते हैं, विजय सेन ने पाल वंशीय शासक मदन पाल को परास्त कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो आप लोगों को बताया कि सेन वंश के शासक ने पाल वंश को समाप्त कर दिया। तो किसने किया? विजय सेन ने पाल वंश के शासक मदन पाल को परास्त कर दिया। और विजय सेन का उत्तराधिकारी अर्थात उसके बाद उसका गद्दी पर कौन बैठा? तो बल्लाल सेन बैठा। कौन बैठा? बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन ने संपूर्ण मिथिला पर अधिकार कर लिया। और बल्लाल सेन के पश्चात सबसे पहले तो विजय सेन बैठा, विजय सेन के बाद बल्लाल सेन बैठा, बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन बैठा गद्दी पर। और लक्ष्मण सेन का शासनकाल आप लोगों को याद रखना है 1179 से 1205 ईस्वी तक रहा था, 1205 ईस्वी तक। और इसका भी याद कर लीजिएगा, बल्लाल सेन का, ये भी सही रहेगा। लक्ष्मण सेन का शासनकाल याद रखना है। और लक्ष्मण सेन ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। ये भी आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि बल्लाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ में गुहिड़ वंश राज कर रहा था। मेवाड़ के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ में गुहिड़ वंश राज कर रहा था। और चालुक्य शासक कुमारपाल ने 1151 ईस्वी में गुहिड़ों पर आक्रमण किया था। गुहिड़ों पर कौन आक्रमण किया था? तो चालुक्य शासक कुमारपाल ने आक्रमण किया था। कब? 1151 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली के बारे में। चाहमान शासक विग्रहवाद चतुर्थ ने तोमर राज पर आक्रमण किया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर किसने अधिकार किया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने, जो कि चाहमान शासक था। कहाँ का शासक था? चाहमान शासक। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर राज पर आक्रमण किया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार किसने किया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। और तोमर वंश का मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पूर्व ही अंत हो गया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण करने से पूर्व ही तोमर वंश खेल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अर्णोराज के उत्तराधिकारी विग्रहराज चतुर्थ। ये अर्णोराज के बारे में मैंने अंडरलाइन करवाया था इस वीडियो में मतलब। तो अर्णोराज के उत्तराधिकारी विग्रहराज चतुर्थ ने चाहमान साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। तो अर्णोराज का उत्तराधिकारी कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। इसका भी आप लोगों को डेट याद रखना है, और जिसने चाहमान साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। विग्रहराज चतुर्थ ने आर्यावर्त को विदेशियों से मुक्त किया। आर्यावर्त को विदेशियों से किसने मुक्त किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। ये भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का हो गया। 1178 ईस्वी में चाहमान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय बना। चाहमान वंश का शासक कौन बना 1178 ईस्वी में? तो पृथ्वीराज तृतीय। और ये पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान कहलाता है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी के शासनकाल से समय था, और जिसने तराइन के युद्ध में भाग लिया था। ओके, और आप लोगों को पता है कि तराइन का युद्ध के बारे में आप लोगों को बता ही दिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पहली बार विजय हुई थी। और दूसरी बार 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच फिर से युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ। वो भी धोखे से जब आक्रमण किया था उसके बाद ही उसकी विजय हुई थी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देख लीजिए, प्रथम अभियान वही कर रहा है।
अरबों ने भारत के प्रथम अभियान के अंतर्गत थाना अर्थात मुंबई, भरोस तथा देवल के बंदरगाह पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई। अरबों अभियान 636 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अभियान, ये आप लोगों से पूछ सकता है कि अरब का प्रथम अभियान कब हुआ, तो 636 ईस्वी में। और 643 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किंतु उसमें भी वे परास्त हुए। सबसे पहला पर अरब का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ, उसमें भी उससे सफलता नहीं मिली। सिंध पर आक्रमण किया 643 ईस्वी में, उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब द्वितीय अभियान के बारे में चलते हैं। अरबों के द्वितीय अभियान के समय सिंध का राजा दाहिर था। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अरब जब आक्रमण किए थे द्वितीय बार, पहला बार में तो उसे सफलता नहीं मिली, और द्वितीय बार जब अभियान किए थे तो उसमें सिंध का राजा कौन था, तो दाहिर था। यह आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आप लोगों को आप कहानी कुछ सुनाते हैं द्वितीय अभियान के बारे में। 708 ईस्वी में, 708, यह आप लोगों को याद रखना, 708 ईस्वी में श्रीलंका से एक जहाज इराक जा रहा था, जिसमें कुछ मुसलमान महिला यात्रा कर रही थी। और यह जहाज जो है देवल बंदरगाह के समीप कुछ लुटेरों ने इसको लूट लिया। तो फिर वहाँ के गवर्नर जो था, इराक के गवर्नर हज्जाज ने दाहिर को संदेश भेजा कि वह उन लुटेरों को दंडित करे, क्योंकि दाहिर यहाँ का शासक था। तो उसने कहा कि जो लुटेरा ये लूट लिया है, इसे जो आप लोग दंडित करें। लेकिन दाहिर ने इस पर कोई उतना ध्यान नहीं दिया और उसने आक्रमण नहीं किया, मतलब इससे लुटेरों के प्रति कुछ नहीं किया। तो फिर बाद में जो है ना हज्जाज ने इस पर आक्रमण कर दिया। हज्जाज ने सेनापति उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण कर दिया। तो इस युद्ध में जो है दाहिर जो युद्ध में उसकी पराजय हुई। इस युद्ध में उसके हज्जाज की पराजय हुई, दाहिर विजय हुआ। दाहिर के पुत्र जयसी ने परास्त किया था। किसे? दाहिर का मतलब पुत्र है एक जयसी, ये आप लोगों को याद रखना है। दाहिर का पुत्र जयसी, और एक आप लोगों को जयसी बताया था, वो किसका पुत्र था, तो संग्राम राज का पुत्र नहीं था, मतलब लोहार वंश से संबंधित था जयसी। और एक जयसी यहाँ भी है जो कि दाहिर का पुत्र है। तो परास्त किया तथा उसकी हत्या कर दी। और मतलब कि पहले तो उसके पिता ने हज्जाज, इसके पिता जो थे दाहिर ने उसने तो हज्जाज के सेनापति उबैदुल्ला को परास्त किया ही। उसके बाद इसका पुत्र दाहिर का पुत्र जयसी ने ये सेनापति बुद्देल को भी परास्त कर दिया। तो बस यही कहानी थी। इसमें मैंने आप लोगों को याद रखना है कि 708 ईस्वी में श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था और उस समय शासक कौन था, दाहिर। बस इतना ही याद रखना है। दाहिर का पुत्र जयसिंह था, बस इतना ही। अब नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम 711 से 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये आप लोगों को बताया अभी मैंने। अब मोहम्मद बिन कासिम के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है अपना 2 सेनापति का मृत्यु का सुनकर हज्जाज ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने 2 सेनापति की मृत्यु के समाचार सुनकर हज्जाज वहाँ का राजा था, आप लोगों को पता है तुर्की का, तो उससे क्रोधित होकर उसने जो है ना अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हज्जाज का दामाद कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था हज्जाज का दामाद। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसका आक्रमण के लिए उसने सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा और मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के भतीजे ने किया। मोहम्मद बिन कासिम को जो है समर्थन प्राप्त था बौद्ध धर्म के अनुयायियों का, और इसका बहुत सारे शत्रुओं को मोहम्मद बिन कासिम ने इसे एक तरफ कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम जानता था कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। सबसे पहले जो है अपने विरोधियों को एक साथ कर अपने तरफ कर लिया, उसके विरोधियों को, और फिर जितने भी इसके अनुयायी सब थे वो भी विरोधी थे, उसे भी अपने तरफ कर लिया। उसके बाद आक्रमण किया। तो फिर दाहिर के भतीजे ने मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया था और इसे जो है परास्त होना पड़ा था और देवल पर अधिकार करने में सफल हो गया। कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये सिर्फ कहानी थी। अब आगे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ इसमें यही है कि हज्जाज जो है उसका दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर अधिकार करने में सफल हो गया। ये ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है, और कासिम ने फिर निरुम नगर की ओर कूच किया। वहाँ देवल पर अधिकार करने के बाद उसने निरुन नगर पर कूच कर लिया। और निरुन के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम अरब से वान नगर पहुंचा, वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद सिंध नदी पर गया, वहाँ पर उन्होंने दाहिर का आक्रमण हुआ। दाहिर उसे वीरता से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते ऐसा हुआ कि इसकी हार होने वाली थी मोहम्मद बिन कासिम की, लेकिन अचानक से उसे एक तीर जाकर लग गया। किसे? तो दाहिर को, जिसके कारण दाहिर की उसी समय मृत्यु हो गई और फिर मोहम्मद बिन कासिम सफलता प्राप्त कर लिया। नहीं तो मोहम्मद बिन कासिम का कुछ नहीं गलने वाला था दाल यहाँ पर।
अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर को पराजित होना पड़ा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें यह सफल रहा। अब नेक्स्ट है, डॉक्टर मजूमदार ने बिन कासिम की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि निस्संदेह मोहम्मद बिन कासिम एक महान सेनापति था तथा उसकी महत्वपूर्ण विजयों के कारण मुसलमानों ने भारतीय भूमि पर अपनी पहली बार पांव जमाए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा, आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम एक महान सेनापति था तथा उसकी महत्वपूर्ण विजयों के कारण मुसलमानों ने भारतीय भूमि पर पहली बार पांव जमाए, तो ये डॉक्टर मजूमदार ने कहा। और चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया। किसके अनुसार, तो चचनामा एक पुस्तक है जिसके लेखक है अली अहमद। कौन है लेखक, अली अहमद। इसके अनुसार मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया। क्यों, क्योंकि दाहिर की 2 पुत्री थी और वह अपने सुलेमान को जाकर भेंट किया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनका कौमार भंग कर चुका था, ऐसा उसे ज्ञात हुआ। किसे, तो खलीफा सुलेमान को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बस इसी कारण उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। बस ये एक चचनामा नामक बुक है, उसी में यह मिलता है, बाकी ऐसा कुछ जगह प्रमाणित नहीं है। अब जबकि डब्ल्यू हेग भी इस चचनामा के वर्णन को यह प्रमाणित नहीं मानते हैं, क्योंकि ये मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही ज़्यादा सुयोग्य शासक नहीं, सेनापति थे। और नेक्स्ट, दाहिर का पुत्र जयसी ने बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात पुनः ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया, क्योंकि अब कासिम मृत्यु हो गया तो अब कोई तो शासन करना पड़ेगा, तो इसका फ़ायदा उठाकर ब्राह्मणवाद पर फिर से अधिकार कर लिया दाहिर। और अरब खलीफा हिसाम खलीफा सुलेमान का उत्तराधिकारी ने जैनुद को सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। जैनुद ने जयसी को परास्त कर बंदी बना लिया। फिर देखिए, फिर से जैनुद ने जयसी को परास्त कर बंदी बना लिया। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये अरबों की असफलता किसके कारण हुआ, तो लाट के चालुक्य शासक पुलकेशिन राज ने अरबों को परास्त किया, जिसकी पुष्टि नौसारी अभिलेख से होती है। तो इसमें आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है नौसारी अभिलेख चालुक्य शासक से संबंधित है। किससे संबंधित है, चालुक्य शासक से। और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, और ये आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय के बारे में। और अरबों को परास्त किया था, नागभट्ट द्वितीय किसको परास्त किया था, तो अरबों को परास्त किया था, और जिसके उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने अरबों को परास्त किया था, इसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। और ललितादित्य मुक्तापिद व यशोवर्मा ने भी अरबों को परास्त किया था। कौन, ललितादित्य मुक्तापिद और यशोवर्मन ने भी अरबों को परास्त किया था। खलीफा अल मंसूर, इसका सिर्फ आप लोगों को इसमें याद रखना है, 754 ईस्वी से 775 ईस्वी तक शासन किया था खलीफा उल अल मंसूर। इसके बाद आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अरब के लोगों को दशमलव की पद्धति व नक्षत्र विद्या का ज्ञान भी भारतीयों से हुआ। किससे हुआ, तो अरब के लोगों को दशमलव की पद्धति व नक्षत्र विद्या का ज्ञान भारतीयों से हुआ, ये ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कहानी बताने में थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है, तो अब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से मैन देखेंगे। तो प्रथम तुर्क आक्रमण देख लीजिए। प्रथम तुर्क आक्रमण जो है वो 932 ईस्वी में हुआ था। अल्पगित नामक एक तुर्क नेता था जो कि गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, अर्थात गजनी वंश की नींव किसने रखी थी, तो अल्पगिन नामक व्यक्ति ने रखी थी। कब, तो 932 ईस्वी में। और अल्पगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पृथ्वीगिन ने शासन किया। किसने शासन किया, पृथ्वीगिन ने शासन किया। इसी के शासनकाल अर्थात पृथ्वीगिन के शासनकाल कब से कब तक रहा, 972 से 977 ईस्वी तक में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। किंतु प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था, और अल्पगिन का दामाद सुबुक्तगिन था। कौन था अल्पगिन का दामाद, सुबुक्तगिन। वह गजनी में सिंहासन पर 977 ईस्वी में आसीन हुआ। गजनी के सिंहासन पर 977 ईस्वी में कौन आसीन हुआ, तो सुबुक्तगिन शासित हुआ। यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ कि अल्पगिन जो है वो गजनी वंश की नींव रखी थी। कब, तो 932 ईस्वी में। और अल्पगिन की मृत्यु के बाद पृथ्वीगिन शासन बने, और इसका शासनकाल रहा 972 ईस्वी से 977 ईस्वी तक, बस इतना ही। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है, अल्पगिन का दामाद सुबुक्तगिन है, और सुबुक्तगिन शासन गजनी का सिंहासन कर बैठा तो 977 ईस्वी में। इतना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सुबुक्तगिन ने, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सुबुक्तगिन ने जो है ये जयपाल की सेना को पराजित किया। किसकी सेना को, जयपाल की सेना को पराजित किया, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो अब ये देख लेते हैं महमूद गजनबी के आक्रमण। सुबुक्तगुन की मृत्यु कब हुई? 997 ईस्वी में सुबुक्तगुन मर गया और सुबुक्तगुन ने अपना उत्तराधिकारी जो है अपना पुत्र इस्माइल को घोषित किया था, किंतु उसके एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम था महमूद, और यही आगे चलकर महमूद गजनबी बना और इसने इस्माइल को पराजित कर राजगद्दी पर आसीन हो गया। कौन? तो महमूद अर्थात महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधि दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। यामीन उद दौला किसे दी गई थी? तो महमूद गजनबी को यह उपाधि दी गई थी और यामीन उल उल्लाह की उपाधि भी महमूद गजनबी को दी गई थी। अतः उसके वंश को यमनी वंश भी कहा जाता है। यामिनी वंश का संस्थापक कौन है? तो महमूद गजनबी। ये भी पूछा जाता है, यमनी वंश का संस्थापक महमूद गजनबी, अतः उसके वंश को यमनी वंश भी कहा जाता है। और महमूद गजनबी जो है एक अत्यंत कुशल सेनापति एक एवं योद्धा था। ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि महमूद गजनबी इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो कुशल सेनापति एवं योद्धा है। और महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर आधुनिक पाकिस्तान में जो है कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया। मतलब सबसे पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया और पेशावर पर बस कुछ लूटपाट किया फिर भाग गया। और फिर जयपाल पर आक्रमण 1001 ईस्वी में। बाकी ये सारा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जयपाल पर आक्रमण 1001 ईस्वी में किया और पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। और नेक्स्ट है जयपाल की पराजय इसमें हुई इस युद्ध में। और जयपाल ने 1002 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया। क्या कर लिया? आत्मदाह। महमूद गजनबी से पराजित हुआ था, इसके कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। अब भटिंडा पर आक्रमण महमूद गजनबी के द्वारा। तो भटिंडा पर आक्रमण 1005 ईस्वी में किया और भटिंडा के शासक बाजीराव ने महमूद उस समय भटिंडा के शासक कौन थे? बाजीराव थे। भटिंडा के शासक कौन थे? बाजीराव। और महमूद ने भटिंडा पर भी अधिकार कर लिया। बाजीराव ने फिर आत्महत्या कर ली। जिस प्रकार से जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था उसी तरह बाजीराव ने भी आत्महत्या कर ली। और तीसरा फिर इसका युद्ध है मुल्तान पर महमूद का आक्रमण। तो 1005 ईस्वी से 1006 ईस्वी तक। मुल्तान के तत्कालीन शासक उस समय दाऊद था। कौन था? दाऊद। और दाऊद भी परास्त हो गया उससे। और जयपाल की पुत्री के पुत्र, जयपाल का पुत्री देख लीजिए कहाँ से कहाँ आ रहा है। जयपाल का एक पुत्री था और उसका पुत्र सुखपाल मुल्तान का शासक बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, इसलिए महमूद गजनबी ने इसे मुल्तान का शासक बना दिया। और 1007 ईस्वी में फिर इसने भी विद्रोह कर दिया। तो महमूद ने फिर 1008 ईस्वी में पुनः मुल्तान पर आक्रमण करके खेल खत्म कर दिया इसको। नेक्स्ट है आनंदपाल पर महमूद का आक्रमण। आनंदपाल ने महमूद पर आक्रमण 1005 ईस्वी में किया और उसमें पंजाब के शाही शासक जयपाल थे। कौन थे? जयपाल। और जयपाल का पुत्र आनंदपाल शासक बना। कौन बना? आनंदपाल। और ये आनंदपाल जो है बहुत ही फेमस है, अभी बताते हैं आप लोगों को। और महमूद ने भतिया के किले पर आक्रमण कर दिया तथा विजयराज को परास्त किया। तत्पश्चात महमूद ने आनंदपाल पर आक्रमण किया और वह उसके राज्य को लूटा। सिर्फ लूटा था, अभी परास्त नहीं किया, सिर्फ इसके राज्य को लूटा था। और फिर पुनः इसने 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः आनंदपाल को आक्रमण किया और फिर उसको परास्त किया। और मुल्तान के शासक दाऊद व खोखर ने भी आनंदपाल का साथ दिया था इस युद्ध में। और युद्ध के पश्चात इस बार भी भारतीयों की पराजय हुई थी। जबकि इतने शासक ने इसका साथ दिया फिर भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे चापलूसों ने धोखा दिया जिसके कारण हारना पड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं नागरकोट का महमूद का आक्रमण। अब नागरकोट पर आक्रमण 1009 ईस्वी में किया। महमूद ने 3 दिनों तक इसमें भयंकर युद्ध किया जिसके बाद इसके विजय प्राप्त हुई। फिर नारायणपुर पर महमूद का आक्रमण 1009 ईस्वी को हुआ। 1009 ईस्वी में नारायणपुर अलवर पर आक्रमण कर मंदिर को लूटपाट करके तोड़ दिया। फिर आया त्रिलोचन पाल पर आक्रमण। त्रिलोचन पाल पर आक्रमण 1012 ईस्वी में किया और इसमें आनंदपाल की मृत्यु 1012 ईस्वी में हो गई थी। आप लोगों को नहीं बताया, आनंदपाल की मृत्यु 1012 ईस्वी में हो गई। और 1013 से 1014 ईस्वी तक महमूद ने नंदन का दुर्ग जीतकर त्रिलोचन पाल को कश्मीर भागने पर विवश कर दिया। और फिर ये जो है कश्मीर के राजा संग्राम सिंह की सहायता से त्रिलोचन पाल को पुनः महमूद का सामना किया किंतु वह परास्त हो गया। और 1018 से 1019 में त्रिलोचन पाल ने चंदेलों की सहायता से महमूद का सामना किया किंतु उसे सफलता प्राप्त ना हो सकी। और त्रिलोचन पाल का उत्तराधिकारी भीम था जो 1021 ईस्वी तक शासन बना, किंतु 1026 ईस्वी में मृत्यु हो गई भीम की। उसके बाद जो है इसका महमूद का ये 1026 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद शाही वंश खत्म हो गया। थानेश्वर पर आक्रमण। थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में किया। उसके बाद महमूद का मथुरा पर आक्रमण कब किया? 1018 ईस्वी में महमूद ने बुंदेलखंड पर अधिकार किया, उसके बाद मथुरा पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है कन्नौज पर महमूद का आक्रमण। तो 1019 पर किया। 1019 ईस्वी में वहाँ पर प्रतिहार वंशीय शासक राज्यपाल भयभीत होकर बिना युद्ध लड़े भाग गया।
फिर चंदेल पर आक्रमण 1019 से 1022 ईस्वी तक किया। बस इतना इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बता रहा हूँ और कुछ नहीं। और महमूद ने विद्याधर पर 1019 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु यह युद्ध और निर्णय रहा और महमूद ने 1022 ईस्वी में पुनः विद्याधर पर आक्रमण किया, किंतु अंत में दोनों संदीप हो गए। चंदेल शासक के से संघर्ष हुआ 1019 से 1022 ईस्वी तक और महमूद ये विद्याधर से कभी ये जीत नहीं पाया, दोनों में अंत में संधि हो गई। और पंजाब पर अधिकार कब किया? 1021 ईस्वी में। और ये इंपॉर्टेंट है, महमूद का सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। बस आप लोगों को ये ऊपर का हेडलाइन याद रखना कि पंजाब पर अधिकार किया 1021 ईस्वी में, चंदेल पर अधिकार किया, चंदेल का संघर्ष हुआ 1019 से 1022, कन्नौज पर महमूद का आक्रमण 1019। बस इससे अधिक कुछ नहीं याद करना, बस जो बताया कि विद्याधर इंपॉर्टेंट है तो बस इस पर ज़्यादा और कुछ नहीं याद करना है। और महमूद का सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ और महमूद ने 1025 ईस्वी में अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया। अनहिलवाड़ पर भी 1025 ईस्वी में ही आक्रमण किया था। जाटों पर आक्रमण 1027 ईस्वी में और ये लास्ट इसका आक्रमण था। 1027 ईस्वी में उसने सिंधु नदी पर मुल्तान के समीप के जाटों को परास्त किया। महमूद का जाटों पर आक्रमण उसका भारत का अंतिम आक्रमण था। बस उसके बाद फिर ये आक्रमण नहीं किया और 1023 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और ये आप लोगों को याद रखना है, 1023 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और लास्ट इसका आक्रमण 1027 ईस्वी था। बस यही इंपॉर्टेंट है। अब आएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी जो है गौर का रहने वाला था। बस इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बस अब इसमें जो है आप लोगों को बस यही याद रखना है कि मुल्तान एवं कच्छ पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1075 से 1076 तक। सिंध पर विजय 1082 ईस्वी में। अनहिलवाड़ पर आक्रमण 1178 ईस्वी को। पंजाब पर विजय 1178 से 1186। सरहिंद पर आक्रमण 1189। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं दी कि कैसे कैसे युद्ध हुआ। और देख लीजिए कहानी। मोहम्मद गौरी ने छल कपट की नीति का पालन करते हुए धोखे से पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज को परास्त किया। और गौरी ने अजमेर तथा दिल्ली पर फिर अधिकार कर लिया। और जयचंद चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में। उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बयाना एवं ग्वालियर पर अधिकार किया था 1195 से 1196 ईस्वी तक। और गुजरात पर आक्रमण 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने अजमेर के महल कबीरे पर आक्रमण किया। और ये कुतुबुद्दीन ने गजनी से विशाल सेना प्राप्त कर 1197 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया तथा चालुक्य राजा भीम द्वितीय की राजधानी अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले इसको सफलता तो नहीं मिली 1195 ईस्वी में, क्योंकि उसको ये चालुक्यों से सहायता से मेहरों ने उसे परास्त कर दिया था। लेकिन तब फिर कुतुबुद्दीन ने गजनी से विशाल सेना लाई, तब फिर इसे 1197 में परास्त कर दिया भीम द्वितीय को। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी को जो है 1206 ईस्वी में उसकी किसी शत्रु ने उसकी हत्या कर दी और मोहम्मद गौरी को कोई पुत्र ना था। उसके पश्चात तब फिर कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों का ये, राजपूत राजा सामंतों की सेना पर निर्भर रहते थे। राजपूत राजा किस सेना पर निर्भर रहते थे? तो सामंत की सेना पर निर्भर रहते थे। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सीवी वैद्य का भी विचार है कि एक अस्थायी सेना के अभाव के कारण ही राजपूतों की पराजय हुई थी। ये बस एक बार पढ़ लेना है, अगर याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट देख, तुर्क सेना जो थे वो लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध के समान थी। तुर्की सेना के युद्ध लड़ने की नीति, तो आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि तुर्क सेना के युद्ध की नीति कैसी थी? तो गुरिल्ला युद्ध की नीति थी। और राजपूत शासक प्रमुखतः रक्षात्मक नीति का पालन करते थे, जबकि तुर्क आक्रामक नीति का पालन करते थे। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। राजपूत शासक रक्षात्मक नीति का पालन करते थे और तुर्क आक्रामक नीति का परिचय देते थे। ओके, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस आप लोगों के लिए जानने के लिए है। राजपूत शासक जो है ना वो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी में ज़्यादा विश्वास रखते थे। यही कारण है कि इख्तारुद्दीन की विजय एवं लक्ष्मण सेन की पराजय हुई थी। ये भविष्यवाणी के चक्कर में ही रह गए बस, तो कि मेरा पराजय होगा, बस पराजय हो ही गया। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए, राजपूतकालीन समाज जो है उस समय 4 वर्णों में विभाजित थे। कितने वर्णों में विभाजित थी? तो 4 वर्णों में विभाजित थी। जन्म के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण होता था। जो जिस कुल में जन्म लिया है उसके आधार पर ही उसका वर्ण का निर्धारण हो जाया करता था। तो ये आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जन्म के वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म, कुल, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, तो जन्म आप लोगों को मारना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था आप लोगों के लिए। ये देख लीजिए, दीर्घ उत्तरीय है, बाकी लघु उत्तरीय। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आप लोगों को 14 मई 2022 को मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। ये सब आप लोग आप लोगों को करा ही दिया गया है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका एक्सरसाइज 3 आएगा, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट
के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष। आज जो है थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है। नेक्स्ट डे आप लोगों का अच्छा वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।